उन 7 दिनों में क्या कुछ हुआ था, कंधार अपहरण की एक एक दिन की कहानी। 12:22 दोपहर का वक्त, साल 1999 और क्रिसमस की पूर्व संध्या। 20वीं सदी अपने समापन की ओर था और एक नई सदी का आगाज होने वाला था। लेकिन इंडियन एयरलाइंस की प्लेन संख्या 814 में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सिर्फ यात्री या क्रू मेंबर ही नहीं, आतंकियों ने भारत को 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। उस दिन उड़ान भरने के 40 मिनट बाद काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC 814 को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसमें सवार 5 नकाबपोश लोगों ने अपहरण कर लिया। ये बड़ा संकट, जो 7 दिनों तक चला, भारत के सबसे काले विमानन घंटों में से एक बन गया। विमान में 191 लोग सवार थे, जिनमें 15 क्रू मेंबर भी शामिल थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत करके यात्रियों को बचाने की कोशिश की, जिसे देश ने सांस रोककर देखा। यात्रियों के लिए यह नरक की यात्रा थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में 7 दिन या लगभग 173 घंटे तक वास्तव में क्या हुआ। पहला दिन 24 दिसंबर को लगभग 4 बजे सभी यात्री 11 क्रू मेंबर के साथ IC 814 में बैठे थे, जो नियमित उड़ान के लिए तैयार था। ये काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था। लगभग 4:39 बजे विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा और कॉकपिट में कैप्टन देवी शरण अपने फ्लाइट इंजीनियर अनिल के जगिया और स्टीवर्ड अनिल शर्मा के साथ चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक एक घुसपैठिया अंदर घुस आया और उन्हें धक्का देकर कॉकपिट में घुस गया। जगिया ने अपनी पुस्तक IC 814 हाईजैक्ड द इनसाइड स्टोरी में लिखा है कि जैसे ही उन्हें घुसपैठिए की एक झलक मिली, उन्हें पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। जगिया ने उसका वर्णन करते हुए कहा, उसका चेहरा लाल बालाक्लावा के नीचे छिपा हुआ था और यहाँ तक कि बंदर टोपी के पीछे उसकी आंखें भी फोटोक्रोमेटिक लेंस के पीछे छिपी हुई थीं। उस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ में ग्रेनेड और दाएं हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी। घुसपैठिए ने उन्हें चेतावनी दी कि वे हिले नहीं या चालाकी से पेश आने की कोशिश न करें, क्योंकि उन्होंने विमान को जब्त कर लिया था। शाम 4:53 बजे विमान अपहरणकर्ताओं के हाथों में था। इस बीच शाम 4:56 बजे दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को सबसे पहले ये परेशान करने वाली सूचना मिली कि विमान का अपहरण कर लिया गया है। ये काफ़ी हद तक कैप्टन शरण की बदौलत था, जिन्होंने अपहरणकर्ताओं की नज़रों से बचते हुए चुपचाप ATC को एक कोड संदेश भेजा था। यात्रियों को इसकी जानकारी दी गई और स्वाभाविक रूप से भले ही कुछ लोगों ने सोचा कि यह एयरलाइनों द्वारा किया गया एक अभ्यास था, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि अपहरण वास्तविक था। ईंधन भरने के लिए रुकना। कुल 5 अपहरणकर्ता थे और उन्होंने कैप्टन शरण से विमान को काबुल तक उड़ाने की मांग की। हालांकि विमान में ईंधन कम था और उन्होंने लाहौर में इसे फिर से भरने का आदेश दिया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने IC 814 को लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने का अधिकार देने से इनकार कर दिया और आतंकवादियों के पास अमृतसर में उतरने के पायलट के सुझाव से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उड़ान शाम 7 बजे अमृतसर पहुंची। अमृतसर में क्या हुआ? इस समय कई सिद्धांत हैं कि भारत सरकार ने यात्रियों को बचाने के लिए ऑपरेशन में गड़बड़ी क्यों की। यहां तक कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी आपस में बातचीत की और जैसा कि पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ROT प्रमुख और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य AS दुलत ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोई निश्चित समाधान प्रस्तावित नहीं किया गया, क्योंकि विमान 47 मिनट तक टरमैक पर खड़ा रहा। दुलत के अनुसार गृह मंत्री, प्रमुख सचिव, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने घटनास्थल का दौरा किया और किसी ने कुछ भी तय नहीं किया। अंत में इसका दोष DGP पंजाब सरबजीत सिंह पर मढ़ा गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मुझसे कहा था कि मैं अमृतसर में खून खराबा नहीं चाहता। अगर ऐसा होना है तो होने दीजिए। 2015 में पंजाब के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी KPS गिल ने दुलत द्वारा अपहरण की घटना से निपटने में हुई गड़बड़ियों के खुलासे का समर्थन किया था। गिल ने कहा कि अमृतसर में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था, इसलिए उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार को 2 बार फोन किया था, क्योंकि उन्हें उसी इलाके में 2 अपहरण की घटनाओं से निपटने का अनुभव था, लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से 2 घंटे तक हरी झंडी मिलने का इंतजार किए बिना ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को मानेसर से पैराट्रूप के जरिए उतार देना चाहिए था और पंजाब पुलिस को रनवे लाइट बंद करके और नाकेबंदी करके IC 184 को अमृतसर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। जबकि दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ था। अपहरणकर्ता विमान में ईंधन भरने में देरी से घबरा रहे थे और उन्होंने पायलट को अमृतसर से उड़ान भरने का आदेश दिया। शाम के 7:47 बजे थे। भारत सरकार ने एक सुनहरा मौका गंवा दिया था। इस बीच यात्रियों का बुरा हाल था। अपहरणकर्ताओं ने चालक दल को परोसा गया खाना हटाने का आदेश दिया और पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया। उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और सहयोग न करने पर उन्हें विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी। लाहौर प्रकरण। विमान में सिर्फ 1.5 मिनट का ईंधन बचा था और पायलट को यकीन था कि लाहौर पहुंचने पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा।
लाहौर हवाई अड्डे पर रनवे की लाइटें बंद कर दी गईं और रनवे बंद कर दिया गया। कंधार अपहरण पर नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज के बाद मीडिया को दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में शरण ने याद किया कि उन्होंने क्रैश लैंडिंग के लिए खुद को तैयार किया था। उन्होंने कहा, एयरपोर्ट का रनवे बंद था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास अमृतसर वापस जाने के लिए ईंधन नहीं था। मेरे पास केवल एक विकल्प था, विमान को क्रैश कर देना। स्थिति ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट अधिकारियों ने समय रहते विमान को उतरने की अनुमति दे दी। विमान रात 8:01 बजे लाहौर में उतरा। विदेश मंत्री के बयान में कहा गया, उतरने की अनुमति तभी दी गई जब पायलट ने एटीसी लाहौर को सूचित किया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे विमान को क्रैश लैंड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गंतव्य काबुल, दुबई में रुकना लाहौर एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के बाद रात 10:32 बजे विमान ने अफगानिस्तान के काबुल के लिए उड़ान भरी। हालांकि काबुल में रात में उतरने की सुविधा न होने के कारण विमान दुबई के लिए रवाना हुआ और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन सुबह 1:32 बजे अमीरात में उतरा। दूसरा दिन 25 दिसंबर, एक व्यक्ति की मौत। यात्री यूएई अधिकारियों ने अपहर्ताओं से बातचीत शुरू की और 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। इस बीच जब 10 यात्रियों को विमान के बिजनेस क्लास केबिन में ले जाया गया तो 25 वर्षीय रुबेन कटियाल को अपहर्ताओं में से एक जहूर मिस्त्री ने चाकू मार दिया था। उसका शव भी सौंप दिया गया। दुखद बात यह है कि उसकी पत्नी, जो अभी भी विमान के अंदर थी, उसे पता नहीं था कि उसके नवविवाहित पति की मृत्यु हो गई है। वह इस भयानक अपहरण का अकेला शिकार था। इसके बाद विमान ने 25 दिसंबर को सुबह 6:20 बजे उड़ान भरी और सुबह 8:33 बजे अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। यह अगले 6 दिनों तक वहां रहा, जब तक कि 31 दिसंबर को अपहरण समाप्त नहीं हो गया। तीसरा दिन 26 दिसंबर, यात्रियों को अनियमित आधार पर भोजन दिया गया और उनके पास शौचालय की सुविधा सीमित थी। वे अपनी निराशा और भय से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह अपहरण कैसे समाप्त होगा। इस बीच अपहरण पर किताब लिखने वाले नीलेश मिश्रा के अनुसार सभी अपहरणकर्ताओं ने झूठे नाम रखे थे। अपहरण के दौरान वे एक दूसरे को इसी नाम से पुकारते थे और यात्रियों ने भी उन्हें इसी नाम से पुकारा, शंकर, भोला, बर्गर, डॉक्टर और चीफ। चीफ उस समय जेल में बंद मसूद अजहर का भाई था। नेटफ्लिक्स सीरीज में अपहरणकर्ताओं को हिंदू नाम दिए जाने पर विवाद की एक वजह थी। 6 जनवरी 2000 को एक बयान में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपहरणकर्ताओं के असली नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर बताए। उन्होंने कहा कि वे सभी पाकिस्तान से थे। आडवाणी ने कहा कि सुरक्षा बलों को अपहरणकर्ताओं के नाम मुंबई में 4 आईएसआई गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद पता चले, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान के 5 अपहरणकर्ताओं के लिए सहायता सेल का हिस्सा थे। सरकार ने सनी अहमद काजी को चीफ, शाकिर को डॉक्टर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम को बर्गर, शाहिद अख्तर सईद को भोला और इब्राहिम अतहर को शंकर के रूप में पहचाना। विदेश मंत्रालय के एक बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि अपहृत विमान यात्रियों के लिए ये अपहरणकर्ता क्रमशः चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से जाने जाते थे। इस बीच तालिबान सेना ने विमान को घेर लिया था। 27 और 31 दिसंबर 1999 चौथे से लेकर 7वें दिन तक भारत एक अजीब स्थिति में था क्योंकि उसके तालिबान के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे। विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि उन्होंने स्थिति को शांत करने में मदद के लिए क्षेत्र के देशों से भी संपर्क किया। 27 से 31 दिसंबर के बीच अपहरणकर्ताओं और भारतीय अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत हुई, जिसमें सिंह कंधार गए। शुरुआती अनिच्छा के बावजूद भारत सरकार ने IC 814 के अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत की, जिसमें तालिबान मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। शुरुआत में अपहरणकर्ताओं ने भारत में पकड़े गए 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की, जिसमें मसूद भी शामिल था, जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जो 2019 के पुलवामा हमलों में शामिल था। उन्होंने हरकत-उल-मुजाहिदीन HUM के नेता सज्जाद अफगानी का ताबूत और $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी मांगे। भारत ने आखिरकार मसूद अजहर के साथ उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने पर सहमति जताई, जो उस समय आतंकी समूह हरकत-उल-मुजाहिदीन से जुड़े थे। इस बीच विमान के अंदर एक मर्चेंट नेवी कैप्टन कोलाटू रविकुमार, जो विमान में बंधक थे, ने बाद में याद किया कि कैसे थके हुए बंधक सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ घंटे की नींद लेते थे। नाश्ते में हमेशा की तरह अफगानी ब्रेड परोसा गया। मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे चिंता थी कि सहस्राब्दी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी और मैं जश्न से चूक जाऊंगा। मैं कई चीज़ों के बारे में सोच रहा था, रविकुमार ने याद किया। 31 दिसंबर 1999 151 बंधकों को आखिरकार मुक्त कर दिया गया और उन्हें 2 विशेष उड़ानों के जरिए दिल्ली ले जाया गया। जब भारतीय अधिकारी विमान में दाखिल हुए तो यात्री बुरी तरह से लथपथ थे और उनमें से मूत्र और मल की तेज गंध आ रही थी। अपहृत विमान 1 जनवरी 2000 को नई दिल्ली लौटा। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो उस समय खुफिया ब्यूरो के प्रमुख थे, ने यात्रियों को सौंपने और रिहा करने की देखरेख की।
उन्होंने पूरे प्रकरण को भारत के लिए खूनी अपमान कहा। जबकि भारतीय इतिहास के इस काले दौर पर विदेश मंत्रालय का बयान इस प्रकार है, अपहरण संकट और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के निरंतर छद्म युद्ध के साथ इसकी अच्छी तरह से स्थापित सांठगांठ ने दोनों देशों के बीच अविभाज्य संबंध को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा और हमारी एकता और अखंडता की रक्षा। तालिबान ने आतंकवादियों को पाकिस्तान में सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। मसूद अजहर ने कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की शुरुआत की, जिसने भारतीय धरती पर कई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनमें 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई में आतंकी हमला और 2019 में पुलवामा में हमला शामिल है।